वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 8वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम अप्रैल महीने के इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस प्रीलिम्स 2022 के लिए कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की बात हो रही है जिसका नाम तेजस है। इसमें आपको 250 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, इसमें आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों इंक्लूडेड हैं। काफ़ी सारे टेस्ट, फुल लेंथ और सेक्शनल, और वीकेंड डाउट सेशंस वगैरह सब कुछ हैं इसमें आपको फ्री सीसैट के क्लासेस और उनके टेस्ट सीरीज भी मिलती है। बट स्टिल अगर आप केवल टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हो, आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, आपका रिवीजन ऑलरेडी चल रहा है अच्छा, तो आप उसके लिए लास्ट माई लीप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके 19 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 4 सीसैट के टेस्ट हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पे ज्वाइन कर सकते हो। एट द सेम टाइम एक सीसैट के लिए प्रोग्राम है जो कि ऐसे स्टूडेंट्स को केटर करता है जिनका सीसैट वीक है। तो सीसैट एक्सपर्ट प्रोग्राम आपके सभी सीसैट के टॉपिक्स को कवर करता है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, और छोटे छोटे हैंडआउट्स भी हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और लास्ट में कुछ फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक फुल फाउंडेशन बैच के तरीके से सारी रिक्वायरमेंट्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फुलफिल की जाती है। इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, स्टडी मटेरियल्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, मेंटोरशिप भी है, इंटरव्यू गाइडेंस भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप video.onlyis.in पे विजिट करो। याद रखना कि तेजस प्रोग्राम के लिए भी आपको video.onlyis.in पर ही विजिट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन सभी बैचेस से रिलेटेड तो आप हमें सिंपली इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर info@onlyis.com पे हमें मेल ड्रॉप भी कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। या ऑस्ट्रेलिया ECTA के बारे में है। हाल ही में इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्वारा। यह पहला ट्रेड एग्रीमेंट है जो किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ इंडिया ने कई सारे दशकों के बाद किया है। इस एग्रीमेंट में दोनों ही देशों ने अपने इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस को पीक पर ले जाने की कोशिश करी है। कई सारे एरियाज इसमें कवर होंगे, जैसे कि गुड्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन, सर्विसेज का ट्रेड, ट्रेड बैरियर टू ट्रेड यानी कि TBT, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट, नेचुरल पर्सन का मूवमेंट जिसको लेकर इंडिया हमेशा कंसर्न रहता है, टेलीकॉम कस्टम प्रोसीजर, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और अदर सेक्टर में कोऑपरेशन। एग्रीमेंट फीचर्स की बात करें या जो फीचर्स इस एग्रीमेंट के हैं उनकी बात करें तो इसमें लगभग सभी प्रकार के टैरिफ लाइंस को डील किया गया है। लगभग बिना टैरिफ के दोनों देश आपस में ट्रेड कर पाएंगे। ज्यादातर प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई टैरिफ नहीं देना होगा। 96% जो भी इंडिया का एक्सपोर्ट होगा ऑस्ट्रेलिया में, अब उसके लिए टैरिफ नहीं पे करना पड़ेगा। वही 70% के आसपास ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया में जो भी एक्सपोर्ट करेगा उसके लिए उन्हें टैरिफ पे नहीं करना होगा। तो टैरिफ लाइन को लगभग 100% मेंटेन किया गया है। कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़कर लगभग सभी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को जीरो कर दिया गया है। इसमें लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं जो इंडिया का कंसर्न रहता है, जैसे जम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, फर्नीचर, फूड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल, सब कुछ। 70% टैरिफ लाइंस एज आई टोल्ड यू कि ऑस्ट्रेलिया कवर कर लेगा। एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए सेपरेट एनेक्स पर दोनों ने एग्री किया है जिसमें अप्रूवल काफी तेजी से मिल जाएगा। कोई भी पेटेंटेड मेडिसिन है, जेनरिक या बायोसिमिलर मेडिसिन है, उनके लिए दोनों देश एक दूसरे को बहुत आसानी से अप्रूवल दे देंगे। इस एग्रीमेंट के माध्यम से स्टेम यानी कि साइंस, टेक, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स के जो भी स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ाई खत्म करने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल जाएगा। मतलब पढ़ाई खत्म करके वो वहीं पर जॉब भी कर पाएंगे। यह मामला एशियन डेवलपमेंट बैंक का है। उन्होंने इंडिया की GDP ग्रोथ के बारे में कुछ बातें कही, दैट्स व्हाई वो न्यूज में आए। एशियन डेवलपमेंट बैंक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। 19 दिसंबर 1966 को बनाया गया। हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मनीला में। कमिटेड है कि वो इस पूरे एरिया में ग्रोथ लेकर आएंगे जो कि सस्टेनेबल होगा, रेजिलिएंट होगा और इंक्लूसिव होगा। फर्दर ये पॉवर्टी को इरेडिकेट करने का भी प्लान बनाते हैं। मेंबर्स में शामिल होंगे वो लोग या वो देश जो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन का पार्ट रहे फॉर एशियन पैसिफिक, UN स्कीम। ADB में वर्तमान में 68 मेंबर्स हैं जिसमें से 49 आपको एशिया से मिलेंगे। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। वोटिंग राइट्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे वर्ल्ड बैंक के होते हैं। इन्होंने वर्ल्ड बैंक को मोरलेस कॉपी किया है। जो जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उसके पास उतने ज्यादा वोटिंग राइट्स होंगे। प्रेसिडेंट इसके 5 साल का टर्म कंप्लीट करते हैं और री इलेक्ट भी हो सकते हैं। ट्रेडिशनली जापान चूंकि सबसे बड़ा शेयर होल्डर रहा है ADB में, एंड दैट इज द रीजन कि जो प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा जापान से ही चुना जाता है। ADB ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर का स्टेटस भी रखता है। आर्टिकल UN ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में है। बूचा में किलिंग्स होती हैं, मैसेकर टाइप का था जिसका आरोप रशिया के ऊपर है। रशियन सोल्जर्स ने ऐसा किया है। रशिया का कहना है ये प्लॉटेड है।
काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर दुनिया सीरियस हो गई आफ्टर दैट इंसिडेंट। फर्दर रशिया के ऊपर कई सारे आरोप वैसे भी लगे हैं वॉर क्राइम्स के, और ड्यूरिंग यूक्रेनियन वॉर उन्होंने जो एट्रोसिटीज़ करी हैं उसको लेकर ह्यूमन राइट वायलेशन के आरोप लग रहे हैं। प्रेशर है रशिया के ऊपर, हालांकि वॉर के हिस्से के तौर पे ये चलता जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अभी हाल ही में वोट किया रशिया को सस्पेंड करने के लिए, और फाइनली रशिया को यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से सस्पेंड कर दिया गया है उनके मैसिव ह्यूमन राइट वायलेशंस के आधार पे। यूएनएचआरसी की बात करते हैं। 2006 में इस संस्था को बनाया गया था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब इसमें कई सारी सरकारें एक साथ आती हैं यूनाइटेड नेशन सिस्टम के भीतर से ही। यूएनएचआरसी ने इसके पहले जो एक संस्था हुआ करती थी जिसका नाम यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स था, उसको रिप्लेस किया था। ये हेडक्वार्टर्ड है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ये जानकारी जरूर से ध्यान में रखिएगा, ट्रैक किया जा सकता है आपको। कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। यूएनएचआरसी में 47 मेंबर्स होते हैं जिन्हें एक रीजनल डायमेंशन के बेसिस पे चुना जाता है, कुछ ऐसे कि पूरी दुनिया को रिप्रेजेंटेशन मिले यूएनएचआरसी में। यहां पर कोई भी एक मेंबर जो इलेक्ट किया गया है वो 3 सालों के लिए अपने पद पे रहता है, और कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा लगातार टर्म नहीं ले सकता। एक बार चुने गए फिर दोबारा चुन लिए गए, अब दोबारा नहीं चुने जा सकते। यूएनएचआरसी नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशंस पास करता है। जो भी बातें की जाती हैं वो फॉलो की जाए जरूरी नहीं, लेकिन एक मोरल ऑब्लिगेशन होता है कि यूएनएचआरसी की बातों को फॉलो किया जाए। फर्दर किस देश ने ह्यूमन राइट को कितना सीरियसली लिया है उसको लेकर वो एक पीरियोडिक रिव्यू करते हैं, और ये रिव्यू उन सभी 193 यूएन मेंबर स्टेट्स में होता है। इसे यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू या फिर यूपीआर के नाम से पुकारा जाता है। अगर किसी देश में आरोप है स्पेसिफिक वायलेशन का तो उसको लेकर कुछ एक्सपर्ट्स भी भेजता है यूएनएचआरसी, और वहां पर इन्वेस्टिगेशंस करवाता है। वो कंट्री यूजुअली उन्हें इनवाइट कर लेती हैं, क्या ये देख लीजिए हम नहीं कर रहे हैं, फिर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। किसी कंट्री को यूएनएचआरसी से अगर हटाया जाना है तो कैसे हटाया जाता है? रूल्स के अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली किसी भी देश को ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर कर सकती है अगर वो लगातार ग्रॉस और सिस्टमैटिक वायलेशन कर रहे हैं ह्यूमन राइट का। तो किसी कंट्री के सस्पेंड होने के लिए जरूरी है कि जो प्रपोजल आया है उसके फेवर में 2/3 की मेजोरिटी अटेन की जाए, 2/3 वोट्स पड़े उस प्रपोजल के फेवर में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनेस्को फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट्स के बारे में है। हाल ही मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने ये रिलीज किया कि इंडिया कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है इस फंड में ताकि स्पोर्ट्स में डोपिंग को रोका जा सके। डोपिंग पीईडी के इस्तेमाल को लेकर शब्दावली इस्तेमाल की जाती है। कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो बैन कर दी गई हैं, जिनका इस्तेमाल कई बार जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए करते हैं। कोई इंजेक्शन, कोई पिल, जिसे खा लेने के बाद उनकी बॉडी की एनर्जी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उसके बाद वो कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव होकर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन इससे जो एक सामान्य खिलाड़ी है वो पीछे रह जाता है और ये लेवल प्लेइंग फील्ड को खराब कर देता है। आप इसे स्पष्ट शब्दों में चीटिंग कह सकते हैं। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में इस प्रकार के सब्सटेंस के इस्तेमाल को रोका जाता है। इस प्रकार के सब्सटेंस को परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग या पीईडी भी कहा जाता है। इसको रोकने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इस पूरे फंड को क्रिएट किया गया था 2008 में। इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है स्टेट पार्टीज को मदद देने के लिए कि वो स्पोर्ट्स में डोपिंग को कैसे रोक सकते हैं। फंड की 3 बेसिक प्रायोरिटीज होती हैं। जो यंगस्टर्स हैं या स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर फोकस किया जाए प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे कि वो एजुकेट करें स्पोर्ट्स पर्सन को कि आप इस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो। पॉलिसी एडवाइस करें कि किस प्रकार की पॉलिसीज बनाई जाए कि एंटी डोपिंग को इंप्लीमेंट किया जा सके, डोपिंग को रोका जा सके, और कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके कि अगर डोपिंग के केसेस आते हैं तो उन्हें वो मॉनिटर कर सके। कुछ और भी कन्वेंशन है जो एंटी डोपिंग पे फोकस करते हैं। कोपेनहेगन डिक्लेरेशन काफी फेमस है। ये सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी कोपेनहेगन डेनमार्क में 2003 में, वहां पर इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया। ये पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है जहां पर देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि वो जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड है उसे फॉलो करेंगे और इस प्रकार के जो सब्सटेंस हैं जो अचानक से किसी खिलाड़ी की एनर्जी को बढ़ा देते हैं उनका इस्तेमाल बंद किया जाएगा। ये पहला स्टेप था जहां पर तैयारी की गई कि हम डोपिंग को स्पोर्ट्स में काउंटर करेंगे, और इंडिया ने इस डिक्लेरेशन को 2003 में एक्सेप्ट कर लिया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में है। रसो यूक्रेन वॉर की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसका प्रभाव कई सारे देशों के डोमेस्टिक ऑयल प्राइसेस पर भी देखने को मिला है। इस दौरान इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने 120 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में से रिलीज कर दिया है,
ताकि दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस के बढ़ते हुए दामों में थोड़ी सी राहत मिल सके। और इंडिया ने आईईए के इस कदम की सराहना की है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक पेरिस बेस्ड ऑटोनॉमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरगवर्नमेंटल का मतलब साफ है, दुनिया भर की सरकारें इस संस्था में आती हैं। ये पेरिस में बेस्ड है, यानी कि फ्रांस में। 1974 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, जो ओईसीडी का फ्रेमवर्क है उसके विद। ओईसीडी स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। जैसा कि पहले भी बताया गया कि ये फ्रांस के पेरिस में हेडक्वार्टर्ड है। मिशन बिल्कुल साफ है, 4 फोकस एरिया है इनका। एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर की जाए, मतलब सभी देशों को जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है वो मिलती रहे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एनर्जी का इस्तेमाल ऐसे किया जाए। इन्वायरमेंटली लोगों को अवेयर किया जाए कि एनर्जी का इस्तेमाल इस तरीके से ना किया जाए कि हम इन्वायरमेंट ही बर्बाद कर दें। और दुनिया भर में अपना एंगेजमेंट इंश्योर किया जाए। आईईए इनिशियली केवल जो ऑयल सप्लाई का फिजिकल डिसरप्शन होता था उस पर ही फोकस करता था, लेकिन अब वो इंफॉर्मेशन सोर्स या स्टैटिस्टिक्स पर भी फोकस करते हैं इंटरनेशनल ऑयल मार्केट के, और कोशिश करते हैं कि ऑयल की सप्लाई इफिशिएंट बनी रहे। इनका एक बहुत ही वेल नोन पब्लिकेशन है जिस पर अक्सर प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, दैट इज वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। सिंपल सा प्रश्न आ सकता है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक किसने रिलीज किया हाल ही में? जवाब होगा आईईए। ओईसीडी मेंबर्स ही आईईए के सदस्य हो सकते हैं। 2022 में लिथुआनिया 31st मेंबर बना आईईए का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में है। दुनिया भर में जो एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके दामों में कैसा इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है उसे रिकॉर्ड करता है एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और फूड के प्राइसेस काफी तेजी से बढ़े हैं। मार्च में ये जो कैलकुलेशन किया गया है उसमें फूड प्राइसेस में इन्फ्लेशन जो है, या जो ओवरऑल डेटा हमें मिला है, दैट इज ऑफ 159.3 पॉइंट। 2011 में ये रिकॉर्ड हाई गया था 137.5, ये 6 के स्केल पे, ठीक है, 137.6 के स्केल पे। मतलब अभी फूड प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ गए हैं। ये पूरा जो इंडेक्स है इसे यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। 1996 में से फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। जो एफएओ फूड प्राइस इंडेक्स है ये मंथली चेंजेस जो इंटरनेशनल प्राइसेस में होता है बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज को लेकर उसे इवेलुएट करता है। यहाँ पर सीरियल्स, ऑयल सीड, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, शुगर, इन सभी के प्राइसेस को इवेलुएट करते हैं। बेस पीरियड 2014 से 16 रहता है। एफएओ की बात करें तो 1945 में बनाया गया था। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, हंगर को डिफीट करने के लिए लगातार काम कर रही है। हेडक्वार्टर्ड है इटली के रोम में। गोल यही है कि सभी लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी हो, हाई क्वालिटी फूड की एक्सेस सभी लोगों के लिए हो ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सकें। आर्टिकल यूएन पीस कीपर्स के बारे में है। कनाडा अपने साथियों के साथ मिलकर प्रयास कर रहा है कि वो बाकी देशों का समर्थन हासिल करे और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो भी सदस्य हैं उनका साथ लेकर, जिसमें चाइना को भी वो शामिल करना चाहता है, वो यूक्रेन के लिए एक पीस कीपिंग मिशन तैयार करे जिसके माध्यम से रशिया यूक्रेन के बीच चल रही इस लड़ाई को रोका जा सके और कोई भी समझौता हासिल किया जा सके। क्या होता है पीस कीपिंग या यूएन पीस कीपर्स? ये एक ज्वाइंट एफर्ट होता है जो डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट दोनों मिलकर रन करते हैं। जो भी पीस कीपिंग मिशंस होते हैं उनका सिक्योरिटी काउंसिल की तरह ऑथराइज किया जाना जरूरी है। उसके बाद उन्हें रिसोर्सेस मिल जाते हैं और वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट वाली कंट्री में जाकर पीस को स्टैब्लिश करने का प्रयास करते हैं। यूएन पीस कीपर्स, इन्हें कई बार या ज्यादातर टाइम पे ब्लू बैरेट्स या ब्लू हेलमेट्स कहा जाता है। स्पष्ट है, आप इमेज में देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि वो ब्लू कलर की एक जो बैरेट है या फिर हेलमेट है वो पहनते हैं जिस पे यूनाइटेड नेशंस या यूएन लिखा होता है। दैट्स व्हाई इन्हें ये नाम दे दिया जाता है। इसमें सोल्जर्स भी हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, इवन सिविलियन पर्सनल भी हो सकते हैं। पीस कीपिंग फोर्सेस में देखिए जो सिविलियन पर्सनल होते हैं वो बेसिकली जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, अलग अलग जो बॉडीज हैं यूएन की उनमें से उन्हें ही उठा के सिविलियन पर्सनल के तौर पे पीस कीपिंग में भेजा जाता है। पीस कीपिंग फोर्सेस वॉलंटरी बेसिस पर जो कंट्रीज हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं। सिविलियन स्टाफ जो होता है वो इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स होते हैं जिन्हें यूएन सेक्रेटेरिएट रिक्रूट और डिप्लॉय कर देता है पीस कीपिंग मिशंस में। 3 बेसिक प्रिंसिपल्स पे ये मिशंस वर्क करते हैं। कंसेंट ऑफ पार्टीज, जब भी पीस कीपिंग मिशंस भेजे जाते हैं तो जो वॉरिंग पार्टीज हैं उनकी कंसेंट ली जाती है। मतलब इस मामले में इसके लिए यूक्रेन और रशिया दोनों का समर्थन जरूरी होगा। वो कहेंगे कि ठीक है आप भेजिए, हम एंटरटेन करेंगे। दूसरा, इम्पार्शियलिटी, ऐसा नहीं होगा कि पीस कीपिंग मिशन में जो सोल्जर्स गए हैं वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे के अगेंस्ट में, ऐसा नहीं हो सकता, वो न्यूट्रल रहेंगे। और तीसरा कि वो फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि सेल्फ डिफेंस की आवश्यकता ना पड़ जाए या फिर कोई मैंडेट तैयार किया गया है कि इस लाइन के आगे कोई नहीं आएगा और फिर भी कोई आ रहा है तो फिर वो रोकने की कोशिश करेंगे। तो जो मैंडेट है वो और सेल्फ डिफेंस, इन दोनों केसेस के अलावा किसी अन्य केस में वो हथियारों का इस्तेमाल या फिर फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिक्योरिटी काउंसिल का रोल क्या होता है?
सिक्योरिटी काउंसिल देखिए, यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को जिम्मेदारी देता है कि वो इंटरनेशनल पीस को स्टैब्लिश करे, एंड दैट इज द रीजन कि जो उसका चैप्टर 7 है उसके तहत वो पीस कीपिंग ऑपरेशंस भेजते हैं जहां कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है। अपनी सर्विसेज देने के लिए नोबेल पीस प्राइज भी अटेन कर चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल ओपेक प्लस के बारे में है। व्लादिमीर पुतिन और रशियन जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने एक पैसिव असेसमेंट किया कि दुनिया भर में जो ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। ओपेक प्लस ओपेक कंट्रीज जिसमें 13 देश आते हैं प्लस 10 और देशों का एक पूरा अलायंस है। तो ओपेक में आते हैं टोटल 13 देश, और वो 13 देश ये हैं: ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, वेनेजुएला। ये ओपेक के देश हैं, ठीक है। और यहां पर ओपेक कंट्रीज बेसिकली उन देशों का समूह है जो ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं। 10 और देश जब इसमें जुड़ जाते हैं तो ये ओपेक प्लस बन जाता है, यानी कि अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान। यहां पर देखिए रशिया भी ओपेक प्लस का हिस्सा है। 2017 से ही ओपेक प्लस के मेंबर्स के साथ मिलकर ऑयल के प्राइसेस को स्टेबलाइज करने का प्रयास करता रहा है। तो ओपेक को 1960 में बनाया गया था इराक के बगदाद में। तब 5 देश शामिल हुए थे: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी देश इसका हिस्सा बन सकता है जो ऑयल का बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता हो और इस ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज को फॉलो करने को तैयार हो। नेक्स्ट आर्टिकल है वो दमेस्कस गेट के बारे में है। रामदान जो 2022 का है वो शुरू हुआ है, उसके बाद से ही इजरायली फोर्सेस ने कई सारे लोगों का असॉल्ट और अरेस्ट किया है जो वहां के पैलेस्टीनियन रेसिडेंट्स हैं दमेस्कस गेट एरिया से। दमेस्कस गेट, जिसे बाब अल अमुद या गेट ऑफ द पिलर के नाम से भी पुकारा जाता है, काफी फ्लैश पॉइंट है ये पैलेस्टीनियंस और इजरायली फोर्सेस के बीच में। अक्सर टकराव की स्थिति यहां पर देखी जाती है ईस्ट जेरूसलम में, और ये काफी लंबे समय से चल रहा है। ये ऑटोमन एरा प्लाजा है, एक ऐसा एरिया जहां पर लोग इकट्ठा हुआ करते थे। जैसे ये पूरा आप इमेज में भी देख रहे होंगे, यहां पर लोग इकट्ठा हो सकते हैं, बैठ सकते हैं या गैदर हो सकते हैं। 1537 के बाद से ही 7 ओपन गेट्स हैं, जो बहुत बड़ा वॉल है जेरूसलम की ओल्ड सिटी का, उनमें से ये एक है दमेस्कस गेट। जो वॉल है इसे सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट के समय में 16वीं सेंचुरी में बनाया गया था। इसकी सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, काफी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क मानते हैं इसे पैलेस्टीनियंस। जो दमेस्कस गेट है ये कुछ ओपन सोर्स स्पेसेस में से एक है जहां पर आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं। दमेस्कस गेट नेशनल सिंबल हमेशा से रहा है जेरूसलमाइट्स के लिए, जो जेरूसलम के लोग हैं उनके लिए, और स्पेसिफिकली पैलेस्टीनियंस के लिए, जो इसके माध्यम से नेशनल आइडेंटिटी और यूनिटी को पोर्ट्रे करते हैं। इजराइल ने 1967 के वॉर के दौरान जो ईस्ट जेरूसलम का पूरा एरिया है जहां पर पैलेस्टीनियंस की मेजॉरिटी हुआ करती थी उसे ऑक्यूपाई किया, जबकि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट ऐसा हो गया 1967 के वॉर में। इजराइल ने जेरूसलम को कंप्लीटेड और यूनाइटेड कैपिटल डिक्लेयर कर दिया है इजराइल के लिए। हालांकि दुनिया के ज्यादातर देश इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में है। राफेल ग्रूसी ये डायरेक्टर जनरल हैं IAEA के। वो अभी एक असिस्टेंस मिशन ले जाने वाले हैं जो अभी डिफंक्ट चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन में, जहां पर कभी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। अभी तो खैर वो फंक्शन में नहीं है। कुछ समय पहले न्यूज आई थी कि यूक्रेनियन अथॉरिटीज उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक न्यूक्लियर वेपन के तौर पे, जहां पर जब वो एरिया कैप्चर हो जाएगा तो वहां से रेडिएशन रिलीज कर दिया जाएगा, जिससे कई सारे लोग, अगर रशियंस उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो नुकसान होगा। तो वहां पर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की डिमांड भी चलने लगी कि क्या यूक्रेन इस प्रकार की न्यूक्लियर एक्टिविटी का इस्तेमाल करने वाला है। फर्दर इस पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट से कोई और खतरा पैदा ना हो, कोई और न्यूक्लियर एक्सीडेंट ना हो, जो अभी वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, उसे ही इंस्पेक्ट करने के लिए ये जो पूरा विजिट है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। 1957 में IAEA को फाउंड किया गया था। इसे वर्ल्ड्स एटॉम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी जाना जाता है। यूनाइटेड नेशंस फैमिली के भीतर आता है। ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को ही रिपोर्ट करता है। ऑस्ट्रिया के वियना में हेडक्वार्टर्ड है। काम बेसिकली यही होता है कि सभी देशों के साथ मिलकर ये सेफ, सिक्योर और पीसफुल जो इस्तेमाल है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का उसे इंश्योर करें, फर्दर प्रमोट करें कि न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल पीसफुल पर्पस से हो, ना कि मिलिट्री पर्पस से या न्यूक्लियर वेपन के पर्पस से इसका इस्तेमाल तो कतई ना हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रायसीना डायलॉग के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में इसका 7th एडिशन इनॉग्रेट किया 25 अप्रैल, यानी कि आज। एक जियोपॉलिटिकल इवेंट है, मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस होता है जहां पे दुनिया भर के लोग शामिल होते हैं। वो ग्लोबल लीडर्स होते हैं जो पॉलिसी मेकर्स हो सकते हैं, बिजनेस से, मीडिया से, सिविल सोसाइटी से बिलोंग करने वाले लोग हो सकते हैं। उद्देश्य होता है कि पॉलिसी के मुद्दों पर उनके साथ बातचीत की जाए। ORF यानी कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इस पूरे इवेंट को होस्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कोलैबोरेशन के साथ। सिंगापुर में होता है सांग्रीला डायलॉग, उसी की तर्ज पे हम अपने यहाँ रायसीना डायलॉग करवाते हैं।
प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन उर्सुला वॉन डेर लेयन ये चीफ गेस्ट रहे इस बार इस डायलॉग के। इसमें 100 सेशंस होने हैं जहां पर 210 स्पीकर्स हिस्सा लेंगे 90 देशों से। ओआरएफ की बात करते हैं, एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, न्यू दिल्ली में बेस्ड है। इसके 3 सेंटर्स हैं, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में। ये पॉलिसी थिंकिंग को प्रमोट करता है ताकि भारत अच्छी पॉलिसीज बना सके और दुनिया भर के लोग के साथ डिबेट डिस्कशन के बाद हम अच्छे आउटकम्स ले सकें। नॉन पार्टीशन, इंडिपेंडेंट और वेल रिसर्च एनालिसिस के लिए ओआरएफ जाना जाता है, जो मदद करता है पॉलिसी मेकर्स को, डिसीजन मेकर्स को, बिजनेस कम्युनिटीज को कि वो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। आर्टिकल डिजिटल सर्विसेज एक्ट के बारे में है। यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन यूनियन जो उनके मेंबर स्टेट्स हैं, इन सभी लोगों ने अनाउंस किया है कि वो एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट पे पहुंच गए हैं, जहां पर अब वो एक डीएसए तैयार कर रहे हैं, डिजिटल सर्विसेज एक्ट। डीएसए बेसिकली क्या है? ये कुछ रूल्स हैं जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इंटरमीडियरीज के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस क्रिएट करेंगे ताकि वो ज़्यादा अकाउंटेबल रहें जिन्हें वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ये सभी ईयू यूजर्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, चाहे वो किसी भी देश में हो, अगर वो ईयू का हिस्सा है तो। ये जो पूरा एक्ट है, ये ईयू का जो डिजिटल मार्केट एक्ट है उसके साथ जुड़कर कार्य करेगा। ये जो एक्ट है ये सभी बड़ी कैटेगरी के ऑनलाइन सर्विसेज पर एप्लीकेबल होगा, जिसमें सिंपल वेबसाइट से लेकर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी शामिल होंगे। मतलब सिंपल वेबसाइट से लेकर जो कॉम्प्लेक्स डिजिटल सर्विसेज हैं वो भी इसका हिस्सा बन जाएंगी। कोई भी ऐसी सर्विस जिसमें 45 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स शामिल हैं और वो ईयू के एम्बिट में पड़ता है, उसे इस डिजिटल सर्विसेज एक्ट का पालन करना होगा। क्या है बेसिक प्रोविजन? पहला तो इलीगल कंटेंट के रिमूवल को लेकर प्रावधान है। अगर कोई भी ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या फिर कोई भी डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करने वाले इंटरमीडियरीज हैं, वहां पर कोई इलीगल कंटेंट है जो लोगों के हितों में नहीं है, तो उसका तेजी से रिमूवल होना चाहिए। जैसे ही पता चले कि वो कंटेंट इलीगल है या हार्मफुल है, आप उसे हटाइए, इंस्टेंटली हटाइए। कई सारे रिसर्चर्स को डेटा चाहिए होता है, वो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स होते हैं, तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर ये डेटा पब्लिक फॉर्म में अवेलेबल हो ताकि वो उसका इस्तेमाल करके फर्दर रिसर्च कर सकें। डार्क पैटर्न या मिसलीडिंग इंटरफेसेस, कई बार कुछ ऐसी वेबसाइट्स एंड इंटरफेस होते हैं जो व्यक्ति को कुछ ओरिजिनल वेबसाइट या इंटरफेस जैसे दिखते हैं। जब व्यक्ति उन्हें एक्सेस करता है तो उसका डेटा चोरी हो जाता है और उसमें कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिनसे वो एग्री करना तो नहीं चाहता, बट हिडन फॉर्म में वो उससे उसका जो कंसेंसस है वो ले लेते हैं और फिर उसका डेटा चुरा लेते हैं। इस प्रकार के सभी इंटरफेस को ये डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर हटाएं, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। इसमें क्राइसिस मैकेनिज्म क्लॉज है जिसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को संज्ञान में लेकर तैयार किया गया है। ये बोर्ड ऑफ नेशनल डिजिटल सर्विस कोऑर्डिनेटर्स के रिकमेंडेशन के बेसिस पे एक्टिवेट होगा, जिसके बेसिस पे इस बात को एनालाइज किया जाएगा कि जब क्राइसिस की सिचुएशन अराइज होती है, जैसे कि रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट या वॉर, उस ड्यूरेशन में ये डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। यहां पे माइनर्स को भी प्रोटेक्ट करने के प्रावधान किए गए हैं। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग को बैन किया गया है। जो माइनर्स होते हैं उनको ज़्यादा पता होता नहीं है, तो पर्सनल डेटा के एक्सेस कई सारी वेबसाइट्स उनसे ले लेती हैं और फिर उन्हें टारगेट किया जाता है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स दिखाए जाते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को रोका जाएगा। फर्दर बात है लायबिलिटी की। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रही है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर वो व्यक्ति जो उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। यहाँ पे ये सारी जिम्मेदारी यूज़र पे ही डाली गई है। मतलब जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है वो यूजर के द्वारा किए गए किसी अनलॉफुल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मतलब अभी ये जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये सेफ रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि किसी इलीगल एक्ट के बारे में जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है वो अवेयर है लेकिन उसे फिर भी टाइमली उसने रिमूव नहीं किया, तो फिर जिम्मेदारी उसके ऊपर जाएगी। अगला आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी के बारे में है। इन्होंने अभी हाल ही में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट तैयार किया है जहां पर वो कोशिश कर रहे हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें लोकलाइज किया जाए, लोकल लेवल तक इन्हें पूरा करने की कोशिश की जाए। बात करेंगे यूएनडीपी के बारे में। यह हेडक्वार्टर्ड है न्यूयॉर्क सिटी में। 1965 में से बनाया गया था ताकि हम दुनिया में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ पे होते हैं एक्सपर्ट्स जो एडवाइस करते हैं, ट्रेन करते हैं और सपोर्ट देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, इवन जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पर भी, ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ सकें। टेक्निकल और इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन भी इनके द्वारा किया जाता है। ये पूरी बॉडी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पर रन करती है जो देश इन्हें कंट्रीब्यूट करते हैं, मेंबर नेशंस। यूएनडीपी को
यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के रूप में भी कंसीडर किया जाता है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी रिलीज करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो IFC वर्ल्ड बैंक की एक विंग है, एक शाखा है। मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग डिपार्टमेंट यानी कि मेड ने IFC के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव लिया है कि वो हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करेंगे। इंडिया में जो मेडिकल एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से, महाराष्ट्र में बेसिकली। जैसा कि हमने बात की कि जो IFC है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है, इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, एडवाइजरी सपोर्ट भी देते हैं कि आपका देश इन्वेस्टमेंट की फील्ड में कैसे अच्छा काम कर सकता है, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज भी देते हैं। फर्दर प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के कि वो बढ़िया तरीके से इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करके ग्रो कर सकें। यह हेडक्वार्टर्ड है USA के वॉशिंगटन DC में। इसके अलावा अगर बैकग्राउंड की बात करते हैं तो 1956 में वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्राइवेट सेक्टर आर्म के तौर पे IFC को स्टैब्लिश किया गया। वर्ल्ड बैंक यूजुअली इजी लोन देता है, जो IBRD है वो इजी लोन देता है। तो एक ऐसी एंटिटी की भी आवश्यकता महसूस की गई जो प्राइवेट सेक्टर को ऐसा लोन दे जिसका सोल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अवेल करना हो। ये इन्वेस्टमेंट करें कमर्शियल प्रोजेक्ट में जो प्रॉफिट मेकिंग हो। इसी उद्देश्य से IFC को बनाया गया 1956 में। इसे ओन किया जाता है और गवर्न किया जाता है इसकी मेंबर कंट्रीज के द्वारा जो IFC का हिस्सा है। हालांकि इनके पास अपनी एग्जीक्यूटिव लीडरशिप होती है, स्टाफ होता है जो इनके नॉर्मल ऑपरेशंस को कंडक्ट करता है। जो कॉर्पोरेशन है उसमें शेयर होल्डर्स मेंबर गवर्नमेंट्स ही होती हैं जो इसके लिए पेडअप कैपिटल देते हैं और उनके पास इस ऑर्गेनाइजेशन के या कॉर्पोरेशन के मुद्दों पर वोट करने का अधिकार भी होता है। 2009 से ही जो IFC है वो डेवलपमेंटल गोल्स पे वर्क कर रहा है ताकि वो दुनिया भर में डेवलपमेंट को इंश्योर कर सके। इनके गोल्स बहुत ही सिंपल हैं। एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज़ में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर फोकस किया जाए, हेल्थ केयर और एजुकेशन को इंप्रूव करें, फाइनेंसिंग करें माइक्रो फाइनेंस और बिजनेस क्लाइंट को, एडवांस इंफ्रा बनाया जाए, स्मॉल बिजनेसेस ग्रो कर पाएँ, उन्हें इन्वेस्टमेंट मिले, क्लाइमेट हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाए, इसके लिए फंडिंग करते हैं। ये गवर्नमेंट्स को एडवाइस भी करते हैं कि वो कैसे अपना इंफ्रा बिल्ड कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर कैसे उनके सपोर्ट के साथ डेवलप कर सकता है। हम बात कर रहे थे कि IFC पार्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। वर्ल्ड बैंक ग्रुप बेसिकली 5 एंटिटीज से मिलकर बनता है। पहला है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यूजुअली जो इजी लोन दिए जाते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा वो वर्ल्ड बैंक की यही आर्म देती है। दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। तीसरा है IFC जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। चौथा है MIGA यानी कि मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और तीसरा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID। ये 5 एंटिटीज हैं जिनसे मिलकर बनता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये तो मामला इस पूरे आर्टिकल का हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो वर्ल्ड कोल एसोसिएशन के बारे में है। गेनवेल इंजीनियरिंग पार्टनर्स ने वर्ल्ड कोल एसोसिएशन के साथ मिलकर भारत में सस्टेनेबल कोल माइनिंग को प्रमोट करने का एक मैकेनिज्म ऑप्ट किया है कि जो कोल माइनिंग है वो ऐसे हो कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल एसोसिएशन भी है, सरकारें इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। यूनाइटेड किंगडम लंदन में बेस्ड है। ग्लोबल कोल इंडस्ट्रीज को ये रिप्रेजेंट करता है। पहले इसका नाम वर्ल्ड कोल इंस्टीट्यूट हुआ करता था। 2010 में इन्होंने अपना नाम बदल के ये वर्ल्ड कोल एसोसिएशन रख लिया। ये लॉबी करते हैं जो कोल एंटिटीज हैं उनके लिए, वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं और कोल के लिए इंफॉर्मेशन जो भी डिसीजन मेकर्स हैं उन तक पहुंचाते हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।